मींस के 10% क्या होगी रिजर्व रेशियो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर रिजर्व रेशियो को बताएगा कि रिजर्व रेशियो है 10% या 15%, तो आप 1 डिवाइडेड बाय 15% करेंगे तो आपके पास जो है वो मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा। और अगर साथ में कोई लीकेज भी बताएंगे तो वो भी आप रिजर्व रेशियो के साथ ऐड कर देंगे और फिर 1 डिवाइडेड बाय लीकेज प्लस जो है रिजर्व रेशियो करेंगे तो मनी मल्टीप्लायर आ जाएगा और इसे इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकल आएगा। अब लिमिटेशंस है क्रेडिट क्रिएशन की। नंबर 1 पे है अनचेंज रिजर्व रिक्वायरमेंट बाय सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक की तरफ से ये अजम्पशंस ली जाएंगी कि क्रेडिट क्रिएशन हमेशा सेम रहेगा या हम इतने परसेंट जो है वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं या इतनी अमाउंट हम क्रेडिट क्रिएशन में लेके आएंगे, तो उसके लिए क्रेडिट क्रिएशन जो हमने पढ़ा जैसे मल्टीप्लायर पढ़ा था, तो मल्टीप्लायर का प्रिंसिपल हमने कहा था कि ये कुछ अजम्पशंस हैं कि अगर ये अजम्पशंस फुलफिल होंगी तो मल्टीप्लायर वर्क करेगा। इसी तरह सेम क्रेडिट क्रिएशंस की जो अमाउंट निकलेंगी वो सिर्फ उस वक्त तक क्रेडिट क्रिएशन की अमाउंट निकल पाएंगी या कैलकुलेट कर सकेंगे अगर कुछ अजम्पशंस जो हैं वो हम उनको फुलफिल करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन जो है वो हम कर पाएंगे, अदरवाइज क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगी। नंबर 1 पे है अनचेंज रिजर्व रिक्वायरमेंट बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की तरफ से किसी किस्म की कोई भी रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं चेंज होनी चाहिए। जितना वो रिजर्व पहले रखता था उतना ही रिजर्व अभी भी रखेगा। तो अगर ये चेंज होगी तो इट्स मींस कि मनी मल्टीप्लायर भी चेंज होगा। अगर मनी मल्टीप्लायर चेंज होगा तो फिर क्रेडिट क्रिएशन भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। फिर आप थोड़ी सी चेयर आगे की तरफ करें। इसके बाद है जी दूसरा कि अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। जो इनिशियल डिपॉजिट की अमाउंट है वो भी क्या रहनी चाहिए, तो वो अमाउंट जो है वो आपके पास चेंज नहीं होनी चाहिए और ये डिपेंड करेगा कि वो इनिशियल अमाउंट जो आप डिपॉजिट करवा रहे हैं उसका साइज क्या है। कि अगर इनिशियल डिपॉजिट ज्यादा होगा तो इट्स मींस के क्रेडिट क्रिएशन भी ज्यादा होगी और अगर इनिशियल डिपॉजिट कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम होगी। कि वो यही कहता है कि अगर उसका साइज जो है वो ज्यादा होगा तो लार्ज इज द मोर क्रेडिट कैन बी क्रिएटेड। तो क्रेडिट क्रिएशन भी आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशन भी बनाया जा सकता है कि क्रेडिट क्रिएशन का इनिशियल डिपॉजिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर आप इनिशियल डिपॉजिट पहले की निस्बत ज्यादा करेंगे तो आपकी जो है क्रेडिट क्रिएशन भी वो ज्यादा होगी। नंबर 3 पे है नो प्रॉम्प्ट कैश रिक्वायरमेंट्स। कि आपको इमीडिएटली पैसा नहीं चाहिए होगा। अगर आपने डिपॉजिट कर दिया तो वो बैंक में पड़ा रहेगा कुछ अरसे तक। ऐसा नहीं है कि आज आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा के आ रहे हैं और आप 10 दिन के बाद जाएं या 15 दिन के बाद जाएं या सिर्फ उससे अगले दिन आप चले जाएं और आप कहें कि वो पैसा जो मैंने डिपॉजिट करवाया था मैं विड्रॉ करना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी आपने अज्यूम करना है कि ये अजम्पशन में रखना है कि एक तो रिजर्व रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक की चेंज नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पे ये है कि इनिशियल डिपॉजिट होना चाहिए। अगर इनिशियल डिपॉजिट नहीं होगा तो कोई किसी किस्म की क्रेडिट क्रिएशन भी नहीं होगी। अगर इनिशियल डिपॉजिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन भी ज्यादा होगी। नंबर 3 पे ये है कि नो प्रॉम्प्ट कैश रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको इमरजेंसी के तौर पर ये इमीडिएटली आप पैसा विड्रॉ नहीं करेंगे। नंबर 4 पे है एक्सेस रिजर्व बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास पैसा पहले से ही बहुत ज्यादा पड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पहले ही हैंड टू माउथ वाला सिस्टम है कि पैसा लोग डिपॉजिट करवाएंगे तो ही वो क्रेडिट क्रिएशन करेंगे। अदरवाइज उनके पास कोई पहले पैसा अगर नहीं पड़ा, आप उनसे लोन लेने चले जाएंगे तो वो लोन कहां से क्रिएट करके देंगे। तो उनके पास एक्सेस अमाउंट में पैसा पड़ा होना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन डिपॉजिट आगे नहीं करवाता तो वहां से जो है वो क्रेडिट क्रिएशन कर सकें। तो ये भी अजम्पशन होनी चाहिए। और लास्ट पे है जी डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम। और ये जो क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं वो डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम होंगे। जो अनडेवलप्ड बैंक है या जो नया बना है वो फौरन से लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता जब तक उनके पास जो है डिपॉजिट्स नहीं आएंगे या जब तक उनके पास एक्सेस अमाउंट नहीं आ जाती। तो मींस हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे हो सकती है और क्रेडिट क्रिएशन क्रिएट कैसे होगी। नंबर 1 पे कि अगर किसी किस्म की कोई रिजर्व रिक्वायरमेंट चेंज ना हो। नंबर 2 पे जो बैंक है
वो आप उसके पास इतनी एक्सेस अमाउंट पड़ी हो कि अगर कोई डिपॉजिट नहीं भी आता तो वो लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके। नंबर थर्ड पे ये है कि डेवलपमेंट बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, या वो जो बैंक है जो क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है या करना चाहता है वो डेवलप्ड होना चाहिए। नंबर 4 पे आपको इमीडिएटली अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होनी चाहिए, नो प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड, और इसके लिए इनिशियल डिपॉजिट भी चाहिए। अगर ये सारी चीजें फुलफिल होंगी तो इट्स मींस के क्रेडिट क्रिएशन हो सकती है, अदरवाइज क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगी। ये वही बात है कि जो मल्टीप्लायर में हमने पढ़ी थी कि अगर अभी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव नहीं किया, कैपिटल आउटपुट रेशियो कैपिटल आउटपुट तो उसकी असम्पशन ऐसे रिलेटेड थी, आपके पास जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जो हमने पढ़ा था एमपीसी कांस्टेंट रहना चाहिए। उसके बाद जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को भी अचीव ना किया गया हो, कंटिन्यूस स्पेंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा जो है कंटिन्यूस स्पेंडिंग होनी चाहिए, प्राइस में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होना चाहिए और टैक्स रेट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये 5 बातें थी असम्पशंस मल्टीप्लायर की, अगर ये होंगी तो मल्टीप्लायर वर्क करेगा। ऐसे ही क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट सिमिलर है मल्टीप्लायर की तरह, तो क्रेडिट क्रिएशन की भी असम्पशंस हैं, यही मतलब 5 हैं कि किसी किस्म का रिजर्व रेशो या रिजर्व रेट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इनिशियल डिपॉजिट होना चाहिए, इसके अलावा जो है वो स्पेशलाइज्ड बैंक होना चाहिए, वो डेवलपमेंट बैंक होना चाहिए, एक्सेस अमाउंट उसके अंदर पड़ी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको इमीडिएटली कोई भी पैसा नहीं चाहिए हो तो आप डिपॉजिट करेंगे तो उससे क्रेडिट क्रिएशन होगी। लेकिन लिमिटेशंस है, तो लिमिटेशन में नंबर 1 पे है टोटल अमाउंट ऑफ कैश। वो कहते हैं अमाउंट ऑफ क्रेडिट इज डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल साइज ऑफ द मनी सप्लाई। लार्ज मींस सेम वही बात है कि अगर आप बिल्कुल कम जो है वो इनिशियल डिपॉजिट रखते हैं तो फिर आप क्रेडिट क्रिएशन भी कम आपको मिलेगा। तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगों को लोन नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। उसकी रीजन ये है कि जो इनिशियल डिपॉजिट है वो आपका बहुत कम है, तो आपकी अमाउंट जो कैश में है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ये लिमिटेशन, अगर अमाउंट ज्यादा होगी इनिशियल डिपॉजिट की, ये असम्पशन थी, अगर ये फुलफिल नहीं होती तो मींस के ये एक लिमिटेशन है कि अगर इनिशियल अमाउंट कम है। नंबर 2 पे साइज ऑफ रिजर्व रेशो, अगर साइज ऑफ रिजर्व रेशो पहले की निस्बत बढ़ा दिया जाए तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि इनिशियल डिपॉजिट है 10,000 रुपए का, ये इनिशियल डिपॉजिट है, इसे मल्टीप्लाई करना है रिजर्व रेशो के साथ जो कि 10% है, तो आंसर क्या आता है, कैलकुलेट करके बताएं आंसर क्या निकलेगा। जी आंसर क्या निकला है कि 1/10% मैंने मनी मल्टीप्लायर निकाला है जो कि मल्टीप्लाई होगा इनिशियल डिपॉजिट के साथ 100,000। 1 लाख रुपए जो है ये आप क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं, क्रेडिट क्रिएशन हो सकती है। अच्छा, अगर हम रिजर्व रेशो को बढ़ा दें, इनिशियल अमाउंट अभी भी 10,000 है लेकिन रिजर्व रेशो 20% पे पहुंच गई है, तो बताएं अब क्या निकलेगी क्रेडिट क्रिएशन जी। 50,000 या 200 लाख 50,000। अब ये निकला है 50,000 50,000। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रिजर्व रेशो को हम बढ़ाते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर क्रेडिट क्रिएशन रिजर्व रेशो को हम कम करते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो रिजर्व रेशो का आपस में रिलेशन इनके साथ क्या था, इनवर्स था। तो साइज ऑफ रिजर्व रेशो, अब ये डिपेंड करता है कि वो साइज आपको क्या बताता है, पेपर में कम बोलेगा कि रिजर्व रेशो को कम कर दिया तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा, अगर रिजर्व रेशो का साइज बढ़ा दिया गया है तो फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगी। तो द लोअर द रेशो रिक्वायरमेंट, अगर रेशो को कम कर देंगे तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा होगी। तो बाकी वो कहते हैं कि नॉर्मली कंट्रीज के अंदर जो है वो मिनिमम जो है रिजर्व रेशो 20% रखी जाती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस है कि लोग पैसा अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, तो जब पैसा अपने पास रखेंगे तो मींस कि वो बैंक में पैसा
जमा नहीं करवाएंगे तो लोगों को जो विश होती है वो ये होती है कि पैसा उनके पास रहे। जब पैसा पास रहेगा तो वो कोई भी डिपॉजिट बैंक में नहीं लेके जाएंगे। जब डिपॉजिट बैंक के पास जाएगा नहीं तो क्रेडिट क्रिएशन भी उतनी नहीं हो पाएगी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस उसको ब्रेक करने के लिए ही तो हमने कहा था कि अगर याद हो तो लिक्विडिटी ट्रैप लगा था, तो हमने कहा था कि लिक्विडिटी ट्रैप को ब्रेक करेंगे या कैसे उसे ओवरकम किया जा सकता है। तो उसमें एक रीजन थी इंटरेस्ट रेट को हाई कर देना। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो लोग इंटरेस्ट के लालच में पैसा अपने पास रखने की बजाय क्या करना शुरू कर देंगे, बैंक में जमा करवाना शुरू कर देंगे। तो अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस है कि लोग पैसा अपने पास रखना चाहते हैं, तो इट्स मींस कि वो पैसा अपने पास घरों में रखेंगे, वो बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएंगे। तो जब बैंक में पैसा आएगा नहीं तो क्रेडिट क्रिएशन भी नहीं हो पाएगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है। और अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सिक्योरिटी, अब इसमें यह कि अगर आपकी अमाउंट को कोई सिक्योरिटी ना मिले बैंक की तरफ से तो क्या बैंक में पैसा जमा करवाएंगे, नहीं करवाएंगे। मींस कि अगर आप किसी बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं और आपको पता है कि इसकी हिस्ट्री में पास्ट रिकॉर्ड में ये है कि एक साल में बैंक जो है 8 से 10 दफा डकैती होती है, इसमें या रॉबरी होती है, तो क्या आप उस बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, नहीं। If high valued collateral assets are not available, less credit would be created and vice versa। मींस आपको पता है कि आपके एसेट को जो है वो डैमेज किया जाता है, आपका एसेट यहाँ अगर डिपॉजिट करवाएंगे या तो मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, तो आप उस बैंक में जाके पैसा डिपॉजिट नहीं करवाएंगे। और जब पैसा डिपॉजिट नहीं करवाएंगे तो वहाँ क्रेडिट क्रिएशन भी बहुत कम होगी। तो ये भी एक लिमिटेशन हो सकती है। या सेंट्रल बैंक की कुछ पॉलिसीज हैं, वो कुछ जो है सिक्योरिटीज वगैरह रख देगा, या कुछ आपसे may utilize a number of instrument to control how much credit is created by bank। तो या सेंट्रल बैंक की ये पॉलिसीज लगा देगा कि आप मैक्सिमम इतना जो है वो क्रेडिट जो है वो क्रिएशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये हम अगर बात करें तो ये इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा रिजर्व रेशियो से। अगर सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व रेशियो को चेंज कर देता है तो इट्स मींस कि क्रेडिट क्रिएशन उससे क्या होगी, इफेक्ट होगी। और अगर वो रिजर्व रेशियो को चेंज करेगा तो वो जस्ट इसीलिए करेगा कि उसकी पॉलिसी में है कि इतना ज्यादा लोन लोगों को प्रोवाइड नहीं करें, क्योंकि मनी सप्लाई अगर बढ़ रही होगी तो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होगी। तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी लगा के कहेगा कि भाई क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करें। वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मनी सप्लाई को रेट को जो आपके पास रिजर्व रेशियो इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और वो हमने पढ़ा कि अगर रिजर्व रेशियो बढ़ेगी तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है कि वो क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाएगा या कम करेगा। तो अगर लिमिटेशन में तो इसका मतलब है कि वो क्रेडिट क्रिएशन को कम करने की कोशिश करेगा। और अगर वो कम करने की कोशिश करेगा तो वो दो तरीकों से करेगा, एक या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा या कम करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएगा या कम करेगा। मैंने तो अभी यहाँ लिखा ही नहीं कि ये बढ़ा क्या रहा है, ये रिजर्व रेशियो को बढ़ाएगा, जिससे मनी रिजर्व रेशियो को बढ़ाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगी, कम। रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा और इसके अलावा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगा, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगा तो लोग बैंक में पैसा जमा करवाने आएंगे नहीं, तो जब नहीं जमा करवाने आएंगे तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगी, कम। तो ये दोनों वेज में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है जी मॉनेटरी पॉलिसी। नेम तो हमने बहुत दफा इसका सुना है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये अडॉप्ट की जाती है, या इसे जो चला रहा होगा वो सेंट्रल बैंक जो है वो चला रहा होगा। और सेंट्रल बैंक को हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। ये कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती है पॉलिसी। और कंट्रोल किसे करना होता है, मनी सप्लाई को एंड क्रेडिट को। क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाएगी, या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए भी जो है वो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाएगी। क्योंकि अगर मनी सप्लाई की बात करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ती भी क्रेडिट क्रिएशन से है, क्योंकि अगर लोगों को लोन पहले की निस्बत ज्यादा मिलेगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा आएगी। तो वो कहते हैं भाई मॉनेटरी पॉलिसी लगा के इसे क्या कर दें, कंट्रोल कर लें। तो उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी लगाई जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द मेजर टेकन
taken by central bank to influence macroeconomic activities, especially by controlling money supply and credit by changing rate of interest. मीन्स कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वो कहते हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप इसे जो है वो कंट्रोल करेंगे, और इसके कंट्रोल होने से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम या ज़्यादा करने से इससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्रेडिट क्रिएशन पर या मनी सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इससे क्रेडिट क्रिएशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज़्यादा कर देते हैं तो फिर क्या होगा कि लोग पैसा बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे, जिससे क्रेडिट क्रिएशन पहले की निस्बत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की तो दो टाइप्स हैं, एक है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक है कॉन्ट्रैक्शनरी। बाकी इनके नेम जो है जब हम डायग्राम पढ़ेंगे उससे देखेंगे तो एक्सपेंशनरी को कहते हैं कि अगर एक्सपेंशनरी है तो इट्स मींस कि इन्फ्लेशन होगी, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा। एक्सपेंशनरी उस वक्त होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कम होगा, और इसके कम होने से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा। जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड भी पहले की निस्बत क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। इसे हम कहेंगे कि ये इन्फ्लेशनरी है तो ये उलट किसके है, डिफ्लेशनरी के। इसका नेम बन जाएगा एंटी डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बढ़ा दें और रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे तो इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और मनी सप्लाई कम होगी